हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। मैं सत्यम दुबे आप सबका स्वागत करता हूं साइंस की सीरीज में, जिसमें हम लोग वीकली पूरे आधे घंटे की रोज डेली की डेली हम लोग डिस्कशन करते हैं साइंस के ऊपर। याद रखिए, हम लोग लाइव के थ्रू क्यों नहीं जाना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ दैट कि लाइव में टाइम टेकन बहुत ज्यादा हो जाता है ना। और यहाँ पे मैं बच्चों का एक एक सेकंड हम लोग यूज करने के लिए जितने भी देर देखे वो अपना उस टाइम को वैल्यूएबल कर पाए, वो जब बाद में सोचे तो उसे लगे कि हाँ, हमने कुछ टाइम को अगर दिया था, कुछ मिला भी हमें। ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, बट उसके पहले जो लोगों ने हमें अभी तक व्हाट्सएप से अपना नाम और पोस्ट नहीं भेजा है, वो लोग इस नंबर पे भेज सकते हैं। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, वो कर सकते हैं, जिससे उनको टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। रिलेटेड केवीएस वैकेंसीज सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिलती प्रोवाइड होती रहेंगी। और जो लोगों ने अभी तक अपने आप को केवीएस के कोर्स में इनरोल नहीं करा है, वो लोग फटाफट केवीएस के कोर्स में अपने आप को इनरोल कर लें। सिंपल सी प्रोसेस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, द जोरावर क्लासेस ऐप की लिंक दी गई है, उसको डाउनलोड करना है। अदरवाइज आप डायरेक्ट मोबाइल पे भी सर्च कर सकते हैं द जोरावर क्लासेस। वहां पे जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है, अपनी आईडी बनानी है, और आप केवीएस का जो कोर्स है उसकी डेमो क्लासेस देखिए। देन आप डिसाइड कीजिए आप अपने आप को इनरोल कराएंगे और कराएंगे ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो लिखा गया, हाउ इज फूड एनर्जी मेजर्ड। तो जो फूड की एनर्जी होती है वो कैसे मेजर की जाती है, किस तरह से मेजर की जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए। तो फूड एनर्जी किस फॉर्म में मेजर की जाती है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन तो बना ही नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए, फूड एनर्जी जो होती है वो किस फॉर्म में मेजर की जाती है, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो बहुत आसान है। मीटर में तो मेजर नहीं होगी, ये तो आपको पता ही है। किलोवाट में ये आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है, ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी होती है या इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है, उसको हम लोग मेजर करते हैं किलोवाट में। किलोग्राम जो होता है ये मास की यूनिट होती है, मास की यूनिट होती है। मीटर जो होती है ये किसकी यूनिट होती है, ये डिस्टेंस की यूनिट होती है। किसकी होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है। एंड याद रखिए, इसे ही डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट कहते हैं। बट दोनों में फर्क क्या है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो सवाल सिंपल सा, हमारा आंसर क्या होगा कि जो फूड एनर्जी है वो कैलोरी में मेजर की जाती है। किसमें मेजर की जाती है, कैलोरी में मेजर की जाती है। अब सवाल मेरा ये है कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, चलो बताओ सब लोग। एक्चुअल में जो एनर्जी होती है वो जूल में मेजर की जाती है। आप सबको पता होगा कि जो ऊर्जा होती है इसे हम किस में नापते हैं, इसे हम जूल में नापते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से बताइए कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, जल्दी से बताइए। तो ये होता है, आप सबका आंसर भी आ रहा होगा, अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूं, 4.18 जूल होता है एक कैलोरी के अंदर। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक जूल के अंदर कितनी कैलोरी होती है, तो ये होती है 0.24 कैलोरी होती है। इसको आप डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में चेंज करने में ना बहुत दिक्कत होने वाली है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकता है, एक जूल के अंदर कितनी कैलोरी और एक कैलोरी के अंदर कितने जूल होते हैं। चलिए, दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि 1 किलो वॉट के अंदर कितने वॉट होंगे, 1 किलो वॉट के अंदर कितने वॉट होंगे, जल्दी से बताइए। 1 किलो वॉट के अंदर कितने वॉट होंगे, तो सिंपल है, 1000 वॉट होता है। कितना होता है, 1000 वॉट होता है 1 किलो वॉट के अंदर। 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। क्लियर हो गया। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। मेरा आपसे होमवर्क दिया है, मैंने आपको होमवर्क देना है कि 1 मेगावाट, 1 मेगावाट के अंदर कितने वॉट होते हैं, आपको बताना है कितने वॉट होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, 1 मेगावाट के अंदर कितने वॉट होते हैं ये आपको बताना है। ये वॉट है, वॉल नहीं है। ठीक है, तो 1 मेगावाट के अंदर कितने वॉट होते हैं ये फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। और मुझे आपको, मैंने होमवर्क दे रखा है, जो लोग साइंस के ग्रुप में ऐड हैं वो लोग मुझे अपने कॉपी पे लगा के भी भेजेंगे कि 1 मेगावाट के अंदर कितने वॉट होते हैं। ठीक है, चलिए। अगला लिखा गया है, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए,
एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है वायुवीय श्वसन। अगर आप हिंदी में जानना चाहते हो तो इसे हम बोलते हैं वायुवीय श्वसन, वायुवीय श्वसन। ठीक है, तो अब देखिए वायुवीय श्वसन जो होता है, ये हिंदी देखो थोड़ी सी गड़बड़ होगी। वायुवीय श्वसन जो होता है इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। बहुत सिंपल है, क्योंकि भैया वायुवीय श्वसन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी ही होगी। ठीक है, सो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है, यानी रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब याद रखिए कि जो वायुवीय श्वसन होता है वो होता क्या है, किसका रेस्पिरेशन होता है, क्या चीजें टूटती है। पहली चीज तो ये याद रखिए कि जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये सब नोट किया कीजिए। रेस्पिरेशन होता है ये कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। मतलब क्या होता है कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? कैटाबॉलिक का मतलब होता है कि किसी चीज का टूटना। याद रखिए, कैटाबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज का टूटना। ठीक है ना, तो टूटना किसका, कौन टूटेगा, सवाल ये उठता है। सर टूटेगा कौन? तो टूटेगा जो होता है ग्लूकोज। तो C6H12O6 जो होता है, जब इसके साथ 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलता है तो ये बनाता क्या है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O प्लस ATP, जिसे हम एडिनोट्राइन फॉस्फेट बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, जिसे हम ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? ऊर्जा के नाम से जानते हैं, यानी हमारी बॉडी में जो ऊर्जा मिलती है वो इसी एटीपी के थ्रू मिलती है। ठीक है, अब ये जो रेस्पिरेशन है वो है कैटाबॉलिक प्रोसेस। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर आप बात करोगे, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है ये किसका लिखा है? एरोबिक रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस लिखा है, एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो रही है। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में प्रोसेस हो रही है। आपको पता होना चाहिए कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये दो प्रोसेस होती है, इसके अंदर दो प्रोसेस होती है। पहला है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस। और दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। ठीक है ना, तो ये दो तरीके से, यानी दो पार्ट में इसकी पूरी प्रोसेस डन होती है। ग्लाइकोलिसिस साइकिल में क्या होता है कि जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल में होता है इसमें जो ग्लूकोज होता है वो दो पैरविक एसिड और दो एटीपी में टूट जाता है, दो एटीपी में टूट जाता है। लेकिन जो क्रेब्स साइकिल होता है इसमें क्या होता है? तो इसमें जो होता है, अब देखिए याद रखिएगा कि एक पैरविक एसिड जो होता है, एक पैरविक एसिड जो होता है वो 18 एटीपी ऊर्जा देता है। क्या होता है? 18 एटीपी ऊर्जा देता है। इसका मतलब क्या हो गया कि दो पैरविक एसिड जो है वो 36 एटीपी देगा और दो एटीपी ये, तो टोटल कितनी हो गई? 38 एटीपी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो ध्यान से समझिएगा कि जब ग्लूकोज जो है, क्या होता है? ग्लूकोज जो है जब दो पैरविक एसिड और दो एटीपी में टूटता है, ठीक है, और फिर उसके बाद जब क्रेब्स साइकिल में वो आता है तो टोटल कितना होता है? तो ये आ जाएगा 36, 18 दूना 36, तो 36 एटीपी यहां पे और दो एटीपी यहां पे। क्लियर हो गया? तो टोटल कितना आ गया आपके पास? ग्लूकोज के टूटने पे 38 एटीपी ऊर्जा जो होती है वो आपको प्रोवाइड होती है। बट ये जो 38 एटीपी ऊर्जा है, ठीक है, ये कहां पे होती है, किसके पास जमा होती है? तो जो सेल होता है, जो भी हमारी बॉडी का कोई भी एक सेल होगा उसके अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एंड बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, उसका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो होती है ये डन होती है कहां पे? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डन होती है। ठीक है, और इसे ही हम बॉडी का क्या बोलते हैं, सॉरी, इसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। तो भैया मैंने एरोबिक रेस्पिरेशन पूरी प्रोसेस ही आपको पढ़ा दी। ठीक है, और याद रखिए जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसे एरोबिक रेस्पिरेशन को क्रेब ने, मिस्टर क्रेब ने खोजा था। किसने खोजा था? क्रेब ने खोजा था। ठीक है, हेनरी क्रेब इनका नाम था, उन्होंने इसको खोजा था। और कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएंगी। कुछ ऐसी चीज
लोग हैं, जैसे हम लोग जो हैं वो कहां से अपना रेस्पिरेशन कंप्लीट करते हैं, तो हम लोग लंग्स से अपना रेस्पिरेशन जो होता है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सवाल आता है सर लंग्स से कौन कौन करते हैं, तो याद रख लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एनसीईआरटी के अंदर भी ये है कि लंग्स के थ्रू जो होते हैं वो मैमल्स जो होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, मैमल्स जो होते हैं, ठीक है, मैमल्स जो होते हैं वो स्तनधारी जो होते हैं वो लंग्स के थ्रू अपना रेस्पिरेशन क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। मैमल्स एंड दूसरे जो होते हैं, पहले तो मैमल्स हो गए, दूसरे जो होते हैं वो होते हैं अवीज। अवीज क्या होते हैं, मतलब जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं, उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी अपना रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आपने सुना होगा कि जो मछलियां होती हैं वो किसके थ्रू कंप्लीट करती हैं, तो गिल्स के थ्रू यानी गलफड़े के थ्रू कंप्लीट करती हैं, कौन, फिश जो होती हैं। ठीक है, अब दूसरा मैं एक और बताता हूं कि स्किन एंड फेफड़ा जो क्या करते हैं, जो स्किन से भी करते हैं। अब जैसे उभयचर जो होते हैं ना, जैसे आप मेढक देखे होंगे, मेढक क्या रहता है, धरती पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। ठीक है, तो स्किन एंड गिल्स, ठीक है, तो दोनों से जो लोग करते हैं उनमें कौन कौन आते हैं, उनमें सबसे पहले फ्रॉग आता है, मैंने आपको बताया ही। इसी तरह से लीच यानी जिसे हम जोंक बोलते हैं, ये भी आप लोग देखे होंगे, तो ये बाहर भी रह सकती है पानी के और पानी के अंदर भी रह सकती है। तो जितने भी आपके एम्फीबियंस होते हैं यानी कि जो उभयचर होते हैं वो आपके स्किन एंड गिल्स से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन को कंप्लीट करते हैं। एंड एक और होता है जो अर्थ वॉर्म होता है, जिसे हम क्या करते हैं, केचुआ बोलते हैं। अर्थ वॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, केचुआ बोलते हैं। याद रखिए, इसे ही हम किसान का मित्र भी कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, किसान का मित्र भी कहते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि जो स्किन एंड गिल्स के थ्रू अपने रेस्पिरेशन को कंप्लीट करते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें आते हैं आपके फ्रॉग, लीच एंड कौन आता है, आपका अर्थवॉर्म आता है। ठीक है, खास करके जो फ्रॉग होता है यही केवल स्किन एंड गिल्स से होता है, बाकी लीच जो होती है वो स्किन से ही करती है, एंड केचुआ जो होता है ये भी स्किन से ही करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब बात आता है कि जो विंड पाइप होता है, ट्रैकिया जिसे बोलते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है, आप जब कभी प्लेलिस्ट में विजिट करोगे तो ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है बायोलॉजी के सेक्शन के अंदर। ठीक है, जो विंड पाइप होता है उससे कौन कौन से लोग करते हैं, तो इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या करते हैं, विंड पाइप यानी ट्रैकिया, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया भी बोलते हैं, ट्रैकिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसके थ्रू ये करते हैं, ट्रैकिया के थ्रू। और जो रेप्टाइल्स होते हैं यानी कि जो रेंगने वाले, जैसे सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, ये सब जो रेंगने वाले होते हैं, ये सब लोग भी अपना जो रेस्पिरेशन है वो कंप्लीट करते हैं, किसके थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू। ठीक है, यानी कि रेप्टाइल्स जो होते हैं, रेप्टाइल्स जो होते हैं वो अपना रेस्पिरेशन कैसे कंप्लीट करते हैं, ट्रैकिया के थ्रू कंप्लीट करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, यहां से क्वेश्चन उठ जाएगा तो अच्छे अच्छे लेवल का आएगा क्वेश्चन, ये चीज ध्यान दीजिएगा साइंस के अंदर। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, कौन सी ऐसी चीज है जो बच्चे के लिंग का निर्धारण करती है। ब्लड ग्रुप ऑफ फादर, फादर का जो ब्लड ग्रुप होता है ये निर्धारित करती है। दूसरा है क्रोमोसोम्स, ये निर्धारित करती है। तीसरा है ब्लड ग्रुप ऑफ मदर, मतलब माता का जो ब्लड ग्रुप होता है वो निर्धारित करता है। एंड आरएच फैक्टर जो होता है वो निर्धारित करता है। ठीक है, देखो आरएच फैक्टर जो है वो सबसे पहले रीसस नामक बंदर के ऊपर यूज किया गया था, रीसस नामक जो बंदर था उसके ऊपर यूज किया गया था। ठीक है, खैर आप लोग देखिए, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, इसका जवाब जिसको आ रहा होगा उसे पता होगा सही में साइंस वो पढ़ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक सा है और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए बहुत सिंपल सा इसका जवाब है कि भैया किसी भी बच्चे का जो सेक्स होता है यानी कि जो लिंग का निर्धारण होता है, अगर आप पढ़े होंगे तो हमारी बॉडी के अंदर 30 पेयर क्रोमोसोम्स पाया जाता है। ठीक है, जिसमें से जो 22 पेयर क्रोमोसोम होता है वो मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर सेम होता है। भाई अगर बच्चा हो रहा है उसका लिंग निर्धारित करोगे तो यही तो डिसाइड करोगे कि मेल है या फीमेल है।
ये तो डिसाइड करोगे। तो हमें फाइनली क्या ढूंढना है कि वो मेल है या फीमेल है, ये ढूंढना है। जिसमें से जो 22 पेयर्स जो क्रोमोसोम होता है, यानी कि अगर आप कह सकते हो कि 44 क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेम होते हैं, किसके, मेल एंड फीमेल दोनों में पाए जाते हैं 22 पेयर। ठीक है। अब ये जो 1 पेयर क्रोमोसोम होता है, केवल एक जोड़ी जो क्रोमोसोम होता है वो अलग हो जाता है। मेल में ये एक्स एंड वाई होता है, और फीमेल के अंदर ये क्या होता है, एक्स एंड एक्स होता है। ठीक है, एक्स एंड एक्स होता है। तो याद रखिए कि जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, कौन, क्रोमोसोम जो होते हैं यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं, वही किसी भी चाइल्ड के अंदर, क्रोमोसोम जो होते हैं वही किसी भी चाइल्ड के अंदर क्या करते हैं, आपके लिंग का यानी कि सेक्स का निर्धारण करते हैं। क्लियर हो गया। याद रखिए कि ये जो एक्स एंड वाई है, ठीक है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये आपके मेल में ये डिफरेंट है एंड फीमेल में ये एक्स और एक्स ही होता है। तो अगर कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा, फीमेल के अंदर देखो ये जो 22 पेयर होते हैं ये एक्स एक्स ही होते हैं, ये एक्स एक्स ही होते हैं। तो फीमेल के अंदर ना टोटल यही हो जाते हैं, बस मेल के अंदर ये डिफरेंस पाया जाता है। तो अब याद रखिए कि जो ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप होता है, ये बच्चे के ब्लड ग्रुप को ही निर्धारित करता है। ब्लड ग्रुप से बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होता है वो निर्धारित होता है। ठीक है ना। जब आपको ब्लड का पूरा सेक्शन पढ़ाया जाएगा, जो ट्रांसपोर्टेशन का पूरा सेक्शन है, जब हम रक्त परिसंचरण तंत्र पूरा पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे होता है, क्रोमोसोम्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं। तो ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी? कौन सा है सबसे कठोर पदार्थ हमारी बॉडी के अंदर? बहुत अच्छा सवाल है, फटाफट बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए सब लोग। चलिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, टाइमर आपके सामने स्टार्ट हो गया। देखो 30 हो गया, आपको बता देना है 17 के पहले पहले। चलिए जल्दी जल्दी बताइए सब लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो कौन सा ऐसा है हार्डेस्ट सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है? और बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, देखिए जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो है इनेमल, टूथ इनेमल, जबड़े की जो हड्डी होती है, याद रखिएगा, वो सबसे हार्डेस्ट होती है, या आप कह सकते हो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। तो अगर सब्सटेंस की जगह आपसे एक और चीज पूछ लिया जाए कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, स्ट्रॉन्गेस्ट जो है बोन कौन सी है, तो वो भी आपका क्या होता है, जो जबड़े की हड्डी होती है ना, वो होती है। क्लियर हो गया। और अगर पूछा जाए लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो वो फीमर होती है। ठीक है, क्या होती है, फीमर होती है। क्लियर हो गया। अब याद रखिए कि जो बोन की स्टडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो बोन की स्टडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ बोन क्या बोलते हैं। ठीक है, अब याद रखिए लिखा गया है स्कल बोन, स्कल के अंदर देखो आपका आंसर तो टूथ इनेमल होगा। स्कल के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 29 हड्डियां पाई जाती हैं। चेहरे में कितनी, 14 हड्डियां पाई जाती हैं। हमेशा याद रखिए कान के अंदर कितनी, 6 हड्डियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी, मिस, याद रखना, यही जो 3 हड्डियां हैं, ये चूंकि हमारे पास 2 कान है इसलिए 2-2 पाई जाती हैं, तो टोटल 6 कान, 6 हड्डियां पाई जाती हैं, एक कान में 3, दूसरे कान में 3। ठीक है, तो मिस से आप याद रख सकते हैं मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस, तीनों का नाम है मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। नेक्स्ट है फिंगर नेल, जो नाखून होता है, इसे हम स्केलेटन सिस्टम में, एक्सोस्केलेटन सिस्टम में रखते हैं। अगर आप पूरे स्केलेटन सिस्टम को डिफाइन करेंगे, यानी कि जो कंकाल तंत्र होता है, स्केलेटन सिस्टम को डिफाइन करेंगे, तो एक्सो आता है और दूसरा आता है इंडो। ठीक है ना, एक आता है एक्सो, एक आता है इंडो। एक्सो में 2 चीजें आती हैं, एक आता है हेयर और एक आता है नेल। याद रखिए दोनों के अंदर कैरेटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, कैरेटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा बायोलॉजी की मिस्टेक हो जाती है, बट आप लोग नाम जो है वो बहुत अच्छे से लिखा कीजिए। हेयर एंड नेल दोनों के अंदर कैरेटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, जिसे एक्सोस्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। इंडोस्केलेटन सिस्टम में आपके 2 तरह के आते हैं, एक आता है एक्सियल
एक्सियल आता है, और दूसरा होता है अपेंडिकुलर। हिंदी में बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र, दूसरा होता है उपांगीय कंकाल तंत्र, अपेंडिकुलर बोलते हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र क्या होता है? तो जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्कल जो होती है, रीढ़ की हड्डी जो होती है ये, और जो आपके वक्ष की हड्डी होती है, इसे हम बोलते हैं एक्सियल। मतलब जो एक्स एंड वाई एक्सिस में होते हैं, इन्हें हम एक्सियल बोलते हैं। उसके बाद जो आपके जुड़े होते हैं, जैसे हाथ जुड़ा होता है, पैर जुड़ा होता है, ठीक है, ठीक है, और यहां से हाथ जुड़ा होता है, ये सब जो हड्डियां होती हैं इन्हें हम अपेंडिकुलर बोलते हैं। याद रखिए, दोनों हाथों में मिला करके 60 हड्डी होती है, और दोनों पैरों में मिला करके 60 हड्डी होती है, तो 120 तो यही हो गई, ठीक है। और जो 6 हड्डी होती है वो यहाँ पे होती हैं, जिन्हें हम श्रोणि मेखला बोलते हैं, जो हमारे पीछे टखना जिसे भी आप बोल सकते हो, और यहाँ पे वो दो हड्डी यहाँ पे होती है, 4 ऊपर पाई जाती है, तो 4 और 2 6, 6 टोटल यहाँ 60, 60 120 और 6 126, ये हो गई 126 हड्डी आपके अपेंडिकुलर सिस्टम में होती है। एक्सियल में 80 हड्डी होती है, 29 तो आपके स्कल में ही पाई जाती है, खोपड़ी में। फिर रीढ़ की हड्डी ये बच्चों में 30 होती है, और जो वयस्क होते हैं उसमें 26 होती है, ठीक है। इस तरह से आप जोड़ेंगे तो टोटल 80 जो होती है वो यहाँ पे पाई जाती है, 126 यहाँ पे पाई जाती है, और ऐड करोगे आप तो 206 हड्डियां यहाँ पे पाई जाती हैं। ये डिटेल मैं आपको स्केलेटन सिस्टम के अंदर कराऊंगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सारी चीजें आप लोग सीखने को भी पाए होंगे इस क्वेश्चन से, ठीक है। क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चंस को करके भागने में मजा नहीं आता है, मजा आता है कि उसकी डिटेलिंग आप कितना जानते हो। थोड़ा तरीका चेंज कर लो अब, क्योंकि रटने का सिस्टम खत्म हो चुका है। अगर आप चीजों को समझोगे नहीं तो आपसे कोई भी चीज इजी नहीं होने वाली, ठीक है ना। इसलिए कोशिश किया करो कि रटने से दूर रहो, जितना दूर रहोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि समझोगे तो ज्यादा दिन तक काम आएगा, ठीक है। अब मान लो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, आपने रट लिया कि चलो सर ने बता दिया हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है, टूथ इन एमएल होता है। कल को घुमा के पूछ दिया स्ट्रॉन्गेस्ट बोन बता दो, तो आप फंस गए। लॉन्गेस्ट बोन बता दो, आप फंस गए। स्केलेटन सिस्टम में एक्सो स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, आपसे पूछ लिया हेयर एंड नेल किसके अंतर्गत आता है, तो पता तो होना चाहिए ना। एक्सियल में कितनी बोन होती है, अपेंडिकुलर में कितनी बोन होती है, दोनों हाथों में कितनी बोन होती है, दोनों पैरों में कितनी बोन होती है, सब डिटेल में पता होना चाहिए। एक हाथ में 30 बोन, दूसरे हाथ में भी 30 बोन, एक पैर में 30 बोन, दूसरे पैर में भी 30 बोन। इस तरह से ये चीजें डिटेल में चलती हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाई प्रोडक्ट ऑफ सोप। वाह भैया, क्या सवाल पूछा गया। आपसे पूछा गया है कि साबुन का जो बाई प्रोडक्ट होता है, यानी एक्स्ट्रा जो निकलता है, वो क्या निकलता है, ठीक है। तो याद रखिए साबुन बनता कैसे है। सबसे पहली चीज तो फैट के साथ जब हम KOH या NaOH, ठीक है, KOH या NaOH बनाते हैं, मिलाते हैं, तो ये सोप प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल या जिसे हम ग्लिसरीन बोलते हैं, वो निकलता है, ठीक है। तो साबुन जो होता है दो तरह का होता है, एक आप सुने होंगे कपड़े धोने वाला, एक साबुन आपने सुना होगा कपड़े धोने वाला, और दूसरा सुना होगा नहाने वाला, ठीक है। तो आपको इन्हीं दोनों में से बताना है कमेंट बॉक्स में कि KOH से किस तरह का साबुन बनता है, कपड़े धोने वाला या नहाने वाला, और NaOH से किस तरह का साबुन बनता है, कपड़े धोने वाला या नहाने वाला। जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स के अंदर, ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि किस हाइड्रोक्साइड को मिलाने से कौन से चीज का साबुन निर्मित होता है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा कि जो बाई प्रोडक्ट होता है, यानी साबुन के साथ जो निकलता है, वो निकलता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन। याद रखिए, इसी ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल का यूज जब आप पिक्चर देखते होगे, मूवी देखते होगे, ठीक है, तो उसमें जो टीयर्स होता है, आंखों से जो आंसू निकालने का ड्रामा होता है, जो बहुत ज्यादा आप लोग देखे होंगे धारावाहिक के अंदर जो ड्रामा आता है, उसके अंदर जो रोने का एक्टिंग होती है, वो एक्टिंग करते हैं, आंखों से आंसू नहीं निकलते, तो ऐसी कंडीशन में ग्लिसरीन का यूज किया जाता है, उनकी आंखों में ग्लिसरीन लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है, ब्यूटेन क्या होता है, आइसोप्रीन क्या होता है। देखो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ब्यूटेन। ब्यूटेन का आपको मुझे फॉर्मूला बताना है, जल्दी से बताइए ब्यूटेन का क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले तो ये बताइए ये किस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जैसे एक होता है मेथेन, मेथ, एथ, प्रोप एंड ब्यूट, ठीक है, मेथ, एथ, प्रोप एंड ब्यूट, ठीक है। तो मेथ के लिए कार्बन का 1 मॉलिक्यूल, एथ के लिए 2, 3, 4, ठीक है। ब्यूटेन आया, एन लगा है, यानी कि जब हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन आपके सिलेबस में भी है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का जब क्लासिफिकेशन करोगे आप,
तो एल्केन एल्कीन एल्काइन आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोकार्बन का जब क्लासिफिकेशन करेंगे आप तो एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ा होगा। तो पहला है एल्केन, क्या है एल्केन, दूसरा क्या है एल्कीन, जल्दी जल्दी फॉर्मूला बताइए, एल्कीन, ठीक है, और थर्ड है एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन जो होता है ये इसका भी फार्मूला, एल्केन का फार्मूला क्या होता है CnH2n+2, एल्कीन का क्या फार्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है, और नेक्स्ट क्या होता है CnH2n, देखिए यहाँ पे CnH2n, यहाँ पे होगा CnH2n सिर्फ होता है, एक मिनट हम इसको सही कर लेते हैं, थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। एल्कीन के फॉर्मूले में यहाँ पे जब हम यहां से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं ना भाई। अगर मान लो एल्केन के फॉर्मूले से 2 मैंने निकाल दिया, ये 2 मैंने माइनस लगा दिए यहाँ पे, तो माइनस से प्लस कैंसिल, बचेगा क्या CnH2n, तो ये फॉर्मूला होगा एल्कीन का। एल्कीन में होता है CnH2n-2। अब यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करोगे तो C1H2 × 1 + 2, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा CH4, इसे ही मेथेन बोलते हैं। तो अगर हमें ब्यूटेन लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, मॉलिक्यूल 4 लिखना पड़ेगा, यानी C4H8+2 यानी C, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। C4H10 जो होगा वो फार्मूला होगा ब्यूटेन का, ठीक है। आपको बताना है हेक्सेन का क्या फार्मूला होता है, आपका होमवर्क है, हेक्सेन का क्या फार्मूला होता है, ऑक्टेन का क्या फार्मूला होता है, ऑक्टेन का क्या फार्मूला होता है, डेकेन का क्या फार्मूला होता है, ये आपको मुझे बताना है। क्लियर हो गया। और ब्यूटेन जो होती है वो हमारे दैनिक जीवन में कहां पे यूज होती है, दैनिक जीवन में किस जगह यूज होती है, ये भी आपको बताना है, होमवर्क है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि टाइम आपका जो है वो होने से रहा है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे वो कंप्लीट नहीं होगा, बट फिर भी मैं आपको वो क्वेश्चन शो करता हूं, और ये भी आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और एक और क्वेश्चन आपको शो करता हूं, इसको भी आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताना है, आप जल्दी से जल्दी इसको बताइए। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका होमवर्क है, आपका को कमेंट बॉक्स में इसको बताना है। और जो लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज कर लीजिए। हमारे यहाँ पढ़ाया ये ऐसे जाता है कि हम पूरा पोस्टमार्टम करते हैं हर चीज का, ऐसा नहीं है कि हम छू के निकल लिए और वो सारी कहानी हो गई, ऐसे कुछ नहीं करना होता है, हमें पूरा पूरा पोस्टमार्टम करना होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम किसी भी चीज को छू के निकल लें वो नहीं मजा आता है, जब हम किसी चीज की डिटेल नॉलेज रखें मजा उसमें है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने केबीएस का कोर्स अपने आप में एनरोल नहीं किया है अपने मोबाइल में, तो फटाफट जाइए डाउनलोड कीजिए ऐप को अप, और उसमें अपने केबीएस के ऐप का जो कोर्स है, इस ऐप पे जो कोर्स है केबीएस का, उसको अपने आपको उसमें एनरोल करा लीजिए। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड इन दोनों क्वेश्चन के साथ। ये दोनों क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम होने वाला है। विटामिन आ गया शब्द तो विटामिन का पोस्टमार्टम होगा, उसका आंसर जो होगा उसका पोस्टमार्टम होगा, ठीक है। इसी तरह से आ गया ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन आ गया तो इसका पोस्टमार्टम होगा, हर ऑर्गन की क्या प्रॉपर्टी होती है उसका पोस्टमार्टम होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार रहिए कि कौन सी चीज का हम लोग कुछ नहीं छोड़ने वाला। और ये भी आपका होमवर्क मैंने आपको दिया है कि किस चीज के मिलाने से साबुन खाने, अरे सॉरी, कपड़े धोने का, और किसके मिलाने से नहाने का बनता है, ठीक है। थैंक यू।